ये कांस्टेंट टर्म थी, एक्स वाली टी के लिहाज से कांस्टेंट टर्म थी, इस वजह से मैंने इस टर्म को बाहर लिख दिया। एक्स वाली जो टर्म है वो टी के लिहाज से कांस्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको बाहर लिख दिया। और टी का डेरिवेटिव, ई की पावर टी का डेरिवेटिव ले लिया। ई की पावर टी का डेरिवेटिव, ई की पावर टी और पावर का डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है। ये फार्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको याद नहीं हैं तो आप इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते। फार्मूले याद होने चाहिए। टी का डेरिवेटिव -1 होता है, टी का डेरिवेटिव जो है, टी का जो डेरिवेटिव है वो -1 होता है विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है पार्शियल जी बाय पार्शियल टी आपके पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने करना ये है, ये बेसिकली मैंने हीट इक्वेशन दोबारा लिखी है। ठीक है, ये हीट इक्वेशन है, दोबारा लिखी है। अब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। अब इसमें ये तरीका ये होता है कि लेफ्ट साइड लें, राइट साइड निकाल लो, या राइट साइड लो, लेफ्ट साइड निकाल लो। एक तरीका ये होता है। एक तरीका ये है कि दोनों के आंसर सेम आ जाए, लेफ्ट साइड का आंसर भी सेम आ जाए, राइट साइड का आंसर भी सेम आ जाए, तो तब भी आपका क्वेश्चन ट्रू होता है, तब भी आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये मैंने हीट इक्वेशन दोबारा लिखूंगा, लेफ्ट साइड बेसिकली मैंने ये निकाली थी, राइट साइड में आपको सी स्क्वायर नजर आ रहा है और साथ में सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म नजर आ रही है। अब गौर से देखना बेटा, अब गौर से देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, ये -c² और ये -c² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये टर्म बचेगी। अब ये देखें ना, ये दोनों टर्म्स आपस में सेम है, ये दोनों टर्म्स आपस में सेम है, इसका मतलब ये दोनों टर्म आपस में सेम है। रिजल्ट्स ऑफ बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो मैथमेटिकली इट्स मीन दैट हीट इक्वेशंस आर सेटिस्फाई। मतलब हीट इक्वेशन सेटिस्फाई होने के दो प्रोसेस हैं, या तो लेफ्ट साइड को राइट साइड बना दो, या राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दो, या फिर आप इन दोनों को के रिजल्ट को इक्वल शो कर दो। तो मैं इन्हीं चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लेता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने लैप्लास इक्वेशन पढ़ी फॉर 2 डायमेंशनल फंक्शन, ठीक है। फिर लैप्लास इक्वेशन पढ़ी फॉर 3 डायमेंशनल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा कि जिसमें हम लोगों ने लैप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाया। सेटिस्फाई करवाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज पुट की, पहले उसका लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश की। लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए थे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, फिर मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला, फिर मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया, एक्स से तो सेकंड डेरिवेटिव आया, फिर y का दोबारा डेरिवेटिव लिया, z का दोबारा डेरिवेटिव लिया y से, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y है। फिर लैप्लास इक्वेशन की लेफ्ट साइड में पुट किया तो आपके पास वैल्यूज पुट की, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लैप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। अगर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो मैथमेटिकली उसको मतलब लैप्लास लेफ्ट साइड में पुट करें और राइट साइड आंसर आ जाए, तो इसका मतलब है कि लैप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है। लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने या हीट इक्वेशन सेटिस्फाई करने से मुराद ये है कि आपने फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड में पुट करें तो राइट आ जाए, राइट साइड में पुट करें तो लेफ्ट आ जाए। एक तरीका ये है कि लेफ्ट में पुट करो राइट आंसर निकाल लो, दूसरा तरीका ये है कि राइट में पुट करो लेफ्ट आंसर निकाल लो, तीसरा तरीका ये है कि दोनों के आंसर मैच कर लो। दोनों के आंसर इस तरह मैच होंगे कि लेफ्ट भी निकाल लो राइट भी निकाल लो, दोनों के सेम आंसर आ जाएं तो आपका ट्रू है। जिस तरह हम लोगों ने हीट इक्वेशन में किया है, लेफ्ट भी निकाला है, पार्शियल z बाय पार्शियल d भी निकाला है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z बाय सेकंड डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाला है, उसको इक्वेशन में पुट करके दोनों के आंसर निकाले थे, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी था, इसमें भी z का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर z का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, फिर उनका सेकंड डेरिवेटिव लिया z का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर z का सेकंड डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y और इसको लैप्लास इक्वेशंस के अंदर पुट किया। लैप्लास इक्वेशन को पुट करने के बाद इनका एलसीएम लिया, एलसीएम पुट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया। ऊपर वाली टर्म 0 आ रही थी, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग आंसर 0 आ रहा है, तो ये बेसिकली राइट हैंड साइड आ रही है, ठीक है। राइट हैंड साइड आ रही है तो इसका मतलब है लैप्लास इक्वेशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद हम लोगों ने हीट इक्वेशंस पढ़ी, हीट इक्वेशंस को पढ़ा, हीट इक्वेशंस की फॉर्म देखी फॉर 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फंक्शंस के लिए। मैंने आपको बताया था कि हीट इक्वेशन में टाइम का फैक्टर लाजमी इन्वॉल्व होता है, टाइम। तो हीट इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल फंक्शन की इक्वेशंस आपने याद रखनी है, वो बेसिकली मैंने आपको बता दी थी। वो 1 डायमेंशनल फंक्शन की जो इक्वेशन है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। इसमें z का पार्शियल डेरिवेटिव लेना, t का विद रिस्पेक्ट z का पार्शियल डेरिवेटिव
डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और जबकि डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हम रादर डायमेंशन, अगर 1 डायमेंशन है तो x के साथ डबल डेरिवेटिव, अगर 2 डायमेंशन है x और y के साथ डबल डेरिवेटिव, अगर 3 डायमेंशन है x, y और z तीनों के साथ डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तो देन सेकंड, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जिसमें c क्या चीज़ है, c इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। फॉर 1 डायमेंशनल फंक्शन के लिए ये इक्वेशन बनती है, इसी तरह 2 डायमेंशनल फंक्शन के लिए ये इक्वेशन बनती है। अगर 3 डायमेंशनल फंक्शन के लिए तो मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल फंक्शन के लिए मेरे पास ये इक्वेशन जो है, मेरे पास ये इक्वेशन जो है वो बनती है। और एक चीज़ याद रखनी है, जो c है वो कांस्टेंट है, c जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है, c जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है। ठीक है, जिसका ताल्लुक कैरेक्टरिस्टिक से है, c कांस्टेंट है जिसका ताल्लुक कैरेक्टरिस्टिक से है। तो ये मैंने फिर एक हीट इक्वेशन का एक क्वेश्चन लिया, इसको रिकॉल मैं कर देता हूँ दोबारा। ये आपके पास ये हीट इक्वेशन है, ये आपके पास z डिफाइन है, आसान सही है। तो आपने z का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाला, फिर हम इसका दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे? क्योंकि हीट इक्वेशन की जो राइट साइड है उसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। हीट इक्वेशन की जो राइट साइड है उसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। फिर हम इसका t के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और t के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो और उसको हीट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो हीट इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और आप ये देख सकते हैं कि ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड है ये रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट z विद रिस्पेक्ट टू t, और ये टर्म है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव के टर्म इक्वेशन नंबर 3 से उठाई, सेकंड डेरिवेटिव के टर्म इक्वेशन नंबर 4 से उठाई। ये वैल्यूज पुट करें, इसको ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो रही है, तो ये टर्म आ रही है। अब ये टर्म आप देख सकते हैं, ये जो टर्म है ये बेसिकली किसके बराबर है, ये बेसिकली लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों शो कर रही है, दोनों रिजल्ट्स इक्वल शो कर रहे हैं। इसका मतलब है बोथ रिजल्ट्स ऑफ बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। अगर ये रिजल्ट इक्वल है तो मैथमेटिकली इट्स मीन दैट द फंक्शन सेटिस्फाई द हीट इक्वेशन। तो मैंने आपको बहुत दफ़ा चीज़ें बताई हैं, हीट इक्वेशन सेटिस्फाई करे या लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करे या वेव इक्वेशन सेटिस्फाई करे, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करे उसके लिए ज़रूरी है कि वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करें तो राइट हैंड साइड आए, राइट हैंड साइड के अंदर पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड है, या फिर दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जिसको आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमने दो मतलब जो है मेन इक्वेशनों को यहाँ पर डिस्कस किया। एक मेन इक्वेशन थी लैप्लास इक्वेशन, एक मेन इक्वेशन थी हीट इक्वेशन, और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो वेव इक्वेशन को डिस्कस की थी। तो बेटा इससे इनसे हमें यह पता, बेसिकली अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब हम हायर ऑर्डर की तरफ आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी जो है मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशनों को देख लिया है, ऐसी इक्वेशनों को देखा है जिसमें जो फंक्शन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह लैप्लास इक्वेशन 2 डायमेंशन की भी होती है, 3 डायमेंशन की भी होती है, हीट इक्वेशन 2 डायमेंशन की भी होती है, 3 डायमेंशन की भी होती है, वेव इक्वेशन 2 डायमेंशन की भी होती है, 3 डायमेंशन की भी होती है। तो ये सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं तो ये फिजिक्स से रिलेटेड, लेकिन मैथमेटिकली हम इनको डील करते हैं कि हमें ये बताती हैं कि भाई फिजिक्स के अंदर किस तरह अगर आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है इन ऑल डायरेक्शन, यानी जो लैप्लास इक्वेशन है वो तीनों डायरेक्शन में चेंज बताती है, हीट इक्वेशन भी तीनों डायरेक्शन में चेंज बताती है, वेव इक्वेशन भी तीनों डायरेक्शन में चेंज बताती है। तो तीनों डायरेक्शंस के अंदर अगर आपने चेंज देखनी है, 1 डायरेक्शन में भी चेंज देखनी है, 2 डायरेक्शन में भी चेंज देखनी है या 3 डायरेक्शन में भी चेंज देखनी है, तो आप इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं किसी भी मतलब जो है मतलब फिजिक्स के प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा आप टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी आप इक्वेशंस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।